आज के वीडियो का मेरा मेन पर्पस जो है वो आपको समझाना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल कितने तरीके की होती है। बुक्स में आपको कौन सी गुडविल दिखेगी और आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे और गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं जो आपको सिखाए जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल जो है वो हमारी बुक्स में 2 तरीके से आ सकती है। एक है एक्सटर्नल गुडविल, मतलब दूसरे की गुडविल। ये होती है हमारी एक्सटर्नल गुडविल, मतलब 2 तरीके की गुडविल हमें बताई गई है। वन इज एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज इंटरनल गुडविल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक गुडविल जो होती है वो किसी और की होती है। ये जो गुडविल होती है वो किसी और की होती है। तो सर इसको हम अपनी बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हमने खरीदी होगी, इसीलिए हमने खरीदी होगी, इसीलिए हमने परचेज करी है, इसीलिए बुक्स में रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड करते हैं एज वे रिकॉर्ड अदर एसेट्स। और ये जो इंटरनल गुडविल होती है ये हमारी खुद की गुडविल होती है ना। एक सेकेंड, हमारी खुद की गुडविल होती है। ये हमने परचेज नहीं की है, ये हमारा होता है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसे हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। सर ये बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होते सेल्फ जनरेटेड गुडविल, नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो मॉनेटरी वैल्यू is paid for creating this goodwill। कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं पे किया गया है इसको क्रिएट करने के लिए, ये टाइम के साथ क्रिएट हुआ है। ये क्रिएट हुआ है विथ टाइम एंड एफर्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स, जिसके वजह से ये गुडविल खुद ब खुद क्रिएट हो गई है। ये जो परचेज गुडविल होती है इसके लिए मॉनेटरी वैल्यू जो है वो पे की गई है। मॉनेटरी वैल्यू इज पेड टू बाय दिस गुडविल। देयरफॉर जब भी आप बैलेंस शीट में, ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना, आप जब भी बैलेंस शीट में कोई गुडविल देखो तो आप हमेशा उसको समझना कि ये एक परचेज्ड गुडविल है। मैं यहां लिख रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। ये हो गया आपका एसेट्स, ये हो गया आपका अमाउंट का कॉलम। अगर आपको एसेट साइड में इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दिखती है 30,000, 40,000, 50,000, तो आप इस गुडविल को हमेशा कौन सी गुडविल मानोगे? परचेज्ड गुडविल मानोगे। और ये आपको बुक्स में कभी भी नहीं दिखेगी। नेवर ever recorded in the books. Never ever recorded in the books. ओके सर। और तो फिर ये सर कैलकुलेट कब होगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब कैलकुलेट होगा? व्हेन entire business is sold. When entire business is sold, or when there is reconstitution of
पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट होगा। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। गुडविल दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, मतलब दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है हमारी एक्सटर्नल गुडविल, एक होती है हमारी इंटरनल गुडविल। एक्सटर्नल किसी और की होती है, इंटरनल हमारी होती है। हमने परचेज करी है ये गुडविल, इसीलिए ये बुक्स में रिकॉर्ड होती है। ये हमारी कोई रिकॉर्डेड नहीं होती है बुक्स में, बिकॉज ये टाइम एंड एफर्ट्स के साथ क्रिएट हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू पे किया गया है, यहाँ पे नहीं होता है। और ये हमारी बैलेंस शीट में दिखती है, पर ये हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखती है। और इसका कैलकुलेशन कब होता है? जब पूरा का पूरा बिजनेस बेचा जाता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि फर्म की गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास मेथड्स क्या क्या है? मेथड्स देखिए, आपकी बुक में जो मेथड्स दिए गए हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी में हम लोगों ने प्रॉफिट्स को फोकस किया गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। और एक कैटेगरी में हमने कैपिटल को बेस बना के गुडविल कैलकुलेट की है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो यहां पे जो गुडविल आपको कैलकुलेट करने के मेथड सिखाए जाएंगे वो होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होगा, इन्हीं के बड़े भाई को बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन्हांस्ड वर्जन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। और तीसरा होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो टाइम लगने वाला है वो हमें एवरेज और वेटेड एवरेज सीखने में लगने वाला है। सुपर प्रॉफिट मेथड और बाकी के जो मेथड अभी मैं लिखने वाला हूं, ये उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो टोटल हम लोग 5 मेथड सीखने वाले हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी हम लोग सबका मतलब सीखेंगे। एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये इसलिए होता है कि जो बिजनेस को बाय कर रहा है वो एस्टिमेट करता है कि जो बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट है, इट इज सो बिकॉज द बायर estimates that the future profit जो वो बाय करने के बाद कमाएगा, फ्यूचर प्रॉफिट जो वो कमाएगा, ये एस्टिमेट करता है कि ये जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है वो डिपेंड कर रहा है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट ईयर्स। और इसका मतलब हो गया कि पास्ट की वजह से वो कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमा सकता है।
पास्ट एफर्ट्स की वजह से कितने साल तक प्रॉफिट्स अर्न हो सकते हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं मतलब कि एक बिजनेस है जो कि एक स्टेशनरी की दुकान चला रहे हैं। मैं इनके बिजनेस को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी की बिजनेस चला रहे थे उनका नाम था राम बाबू। अब ये जो राम बाबू है इन्होंने बड़ी मेहनत करी और अपने इस बिजनेस का नाम बनाया। बच्चे बहुत पसंद करते थे। वैरायटी ऑफ स्टेशनरी इनके दुकान पे मिलती थी। तो मैंने सोचा कि चल यार चला चलाया दुकान खरीद लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इनके पास्ट ईयर्स में 1 लाख का प्रॉफिट था, 1,50,000 का प्रॉफिट था, 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट था। तो मैंने ट्रेंड देखा कि हर साल ये प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने राम बाबू जी को बोला कि यार मैं उम्मीद लगाता हूं कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे यही प्रॉफिट आप कंटिन्यू करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इनका एक एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकाला 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.8 लाख डिविजिबल बाई 3। ये आया अप्रॉक्स 1,43,333 रुपीज। तो मैंने उम्मीद लगाई कि इन फ्यूचर आई विल अर्न 1,43,333 का प्रॉफिट। तो मैंने राम बाबू जी को बोला कि ओके राम बाबू जी, आई विल पे यू 1,43,333 बिकॉज आपकी वजह से, आपके नाम की वजह से आई विल अर्न ओनली फॉर सिंगल ईयर। क्योंकि उसके बाद तो मैंने अपना नाम बना लेना है, मैंने अपने तौर तरीके बना लेने हैं, मैंने अपना टाइम देना है, मैंने अपने एफर्ट्स लगाने हैं और मेरे खुद के वजह से कस्टमर्स आने लगेंगे। अब राम बाबू जी बोलता है नहीं सर ऐसा नहीं है, आप मेरी वजह से कम 2 साल कमाओगे। तो आप देख रहे हो कि इट इज अ केस ऑफ बार्गेनिंग बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है ना, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये दोनों के बीच का बार्गेनिंग होता है। अब बार्गेनिंग सेटल हुआ 1.5 ईयर्स के बीच में। तो हमने क्या किया, 1,43,333 में 1.5 मल्टीप्लाई किया और मैंने उतना अमाउंट एज गुडविल इनको प्रोवाइड कर दिया जो कि आया 2,14,000। 1 सेकेंड सर, डिडली जी, 2,14,999। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने 2,15,000 रुपए अप्रॉक्स पे कर दिए फॉर गुडविल। तो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ में आया कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो पास्ट के एफर्ट्स हैं, पास्ट का प्रॉफिट है जो कि फ्यूचर को मतलब फ्यूचर को एस्टिमेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसी वजह से हम लोग पास्ट के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालते हैं, फिर बार्गेन करते हैं सेलर ऑफ द बिजनेस के साथ और एक नंबर ऑफ ईयर परचेस कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब डिसाइड कर लेते हैं आपस में और उतना मल्टीप्लाई करके अपना गुडविल निकाल लेते हैं। तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे वर्ड आपने लिखा है एडजस्टेड, मतलब कि ये जो 1 लाख का जो प्रॉफिट था इसको किन से एडजस्ट करेंगे सर? ये क्या एडजस्टमेंट की बात यहाँ पे हो रही है? इस 1 लाख में क्या एडजस्टेड है? 1,50,000 में क्या एडजस्टेड है? 1,80,000 में क्या एडजस्टमेंट है? तो आइए उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि ये एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा। लिखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सर काहे का एडजस्टमेंट? देखिए क्या होता है, आपके पास जो प्रॉफिट दिए गए हैं वो उनके हिसाब से कैलकुलेट हुए हैं, है ना? तो कभी हुआ होगा कि बिजनेस में कुछ एबनॉर्मल लॉसेस हुए होंगे, जिन एबनॉर्मल लॉसेस को उन्होंने प्रॉफिट निकालते समय माइनस किया होगा। पर आप उनका बिजनेस खरीद रहे हो तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में इस तरीके के लॉसेस को आप होने ही ना दो।
तो ये नॉन रिकरिंग नेचर के लॉसेस हैं जो कि आपके बिजनेस के चलने के वजह से नहीं आएंगे। जैसे राम बाबू जी की दुकान पे दिवाली में उन्होंने दिया जलाए छोड़ दिया था, तो उनके दिए ने बिजनेस के एक वन ऑफ द काउंटर में आग लगा दी, जिसकी वजह से वहां रखा बहुत सारा स्टॉक जल गया। तो ये नुकसान आप उम्मीद लगाते हो कि हर बार नहीं होगा। कोई फैशन नहीं है कि इस दुकान पे हर दिवाली पे आग ही लगती है। तो वैसे एक्सपेंसेस या लॉसेस को आप ऐड बैक कर दोगे। इसी तरीके से कई आपको इनकम हो गया है नॉर्मल जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, तो ये बार बार नहीं होगा। आपने प्रॉफिट्स में इसको इंक्लूड किया, तो मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए बस फ्यूचर एस्टिमेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं है, मेरे को ये सही नहीं लग रहा है ना, नॉन रिकरिंग नेचर का है। फिर हो सकता है कि कुछ आपने एरर्स किए होंगे सर, फिर एरर्स 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। उसमें कई एरर्स होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ आपको कई बार एरर ऑफ प्रिंसिपल्स दिखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू ट्रीट किया गया और रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट किया गया, तो उनके एडजस्टमेंट। और फिर कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं बिजनेस के। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि खरीदने वाला बंदा कह रहा है कि मैंने तो इंश्योरेंस कराना है और बेचने वाले ने नहीं करा रखा था, तो उनका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें इंश्योरेंस पे करना है, तो आपको वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी को अपने बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, और आपको भी इन्हीं एडजस्टेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे ही एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो अब हम लोग एक एक करके एक चार्ट बनाते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल इनकम रेक्टिफिकेशंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो मैंने पहले से ही एक टेबल बना रखा है। अब हम लोग एक-एक करके इस टेबल में ट्रीटमेंट सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस में क्या-क्या बातें आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपका एब्नॉर्मल लॉस, फिर इनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट क्या हो चुका है, प्रॉफिट और लॉस जब कैलकुलेट हुआ होगा उस समय, और अब आप एडजस्टमेंट क्या करोगे। तो एडजस्टमेंट तो बेटा रिवर्सल होगा कि जो ट्रीटमेंट हुआ होगा अभी आप उसको रिवर्स करोगे। तो एक-एक करके लिखते हैं, क्या-क्या हो सकता है एब्नॉर्मल लॉस में। तो पहला हो सकता है कि लॉस ऑफ गुड्स, कोई भी रीज़न हो सकता है, ड्यू टू थेफ्ट या फिर फायर, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आपको लॉस हुआ होगा, तो ये नुकसान प्रॉफिट निकालते समय माइनस किया गया होगा, है ना? उस समय प्रॉफिट को इसने क्या किया होगा? माइनस किया होगा। आप यहाँ पे डिक्रीज़ भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, जो मन है, या तो माइनस किया गया होगा या तो डिक्रीज़ किया हो गया। तो अब आप क्या करोगे? तो सर मैं इसका रिवर्सल करूँगा। क्वेश्चन में जब भी आएगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, या फिर हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालते समय इनको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या आ सकता है, तो अब लॉस ऑन सेल आ सकता है। लॉस ऑफ गुड्स आ गया, तो लॉस ऑफ एसेट्स भी हो सकता है ना। लॉस ऑफ एसेट्स में बोल देगा मशीन डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, या मशीन जो है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एनीथिंग, फायर या एक्सीडेंट, ये लॉस ऑफ एसेट्स हो गया। तो इस लॉस को भी क्या किया गया होगा, तो सर सेम ट्रीटमेंट, माइनस किया गया होगा या फिर डिक्रीज किया गया होगा। आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे? इंक्रीज बोल दो। तीसरा क्या सिचुएशन आ सकता है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ सकता है कि एसेट्स के बेचते समय मेरे को लॉस हो गया। आपको पता है कि ये नॉन रिकरिंग का होता है। हमारा मेन बिजनेस तो स्टेशनरी बेचने का है। ये एसेट्स बेचने में कभी-कभी रैंडमली मेरे को लॉसेस आ जाते हैं। तो उस समय हमने क्या किया होगा? माइनस किया होगा। अब आप क्या करोगे? इनको प्लस कर दोगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो उसके बाद क्या होता है कि हो सकता है सवाल आपको बोलेगा कि एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट हुआ, वॉलेंटरी रिटायरमेंट के वजह से आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है।
वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन ये कभी-कभी होता है, हमेशा होता नहीं है बेटा बिज़नेस में। कभी-कभी कोई एम्प्लॉयी जो होते हैं, उनकी जो एक्चुअल रिटायरमेंट की एज होती है, उससे पहले वो बिज़नेस से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो हमें उनको कॉम्पेंसेशन देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे ओरिजिनली जब ट्रीटमेंट होगा इनका, फिलहाल आप इनको क्या कर दोगे यहाँ पे, प्लस करोगे, दैट इज इंक्रीज कर दोगे। तो आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया है। तो एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। फिर अब हम लोग चलते हैं एबनॉर्मल गेन की तरफ, कि सर एबनॉर्मल गेन को लेके क्या बातें बन सकती हैं। तो हाँ जी, आइए एबनॉर्मल गेन को लेके सीखते हैं। इनमें कितनी बातें हो सकती हैं? तो सर इसमें भी 3-4 बात हो सकती है। जैसे कि आपने सेल किया तो आपको ऊपर लॉस हुआ था, तो यहाँ पे आपको दिखा सकता है कि प्रॉफ़िट हो गया सर सेल ऑफ एसेट्स के ऊपर। तो ये आपका प्रॉफ़िट है, अनएक्सपेक्टेड है, आपको हमेशा तो होगा नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर का है। तो उस समय आपने ओरिजिनली क्या किया होगा, प्लस किया होगा या फिर आपने इसको इंक्रीज़ किया होगा। तो अभी आप इनको क्या करने वाले हो, आप इनको माइनस करने वाले हो, दैट इज़ डिक्रीज़ करने वाले हो। उसके बाद हो सकता है कि आपको इनकम आया इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है तो वहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा, आपने डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इनकम्स आ रहे हैं आपके, ये भी आपके नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। जब आपने ओरिजिनली ट्रीट किया होगा तो आपने इनको प्लस किया होगा, फिलहाल आप इनको क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो। फिर क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि मेरे को अनएक्सपेक्टेड एक टैक्स का रिफंड आया। मैंने बुक्स में इसको कहीं दिखाया भी नहीं था कि मेरे को कोई टैक्स का रिफंड आने वाला है, पर आ गया, एक्चुअली में आपको एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स का रिफंड आ गया। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपको अनएक्सपेक्टेड टैक्स का रिफंड आया है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप उस समय प्रॉफिट निकालते समय तो आपने इसको प्लस किया था, पर ये रिकरिंग नेचर का नहीं है बेटा, हम बिज़नेस चला रहे हैं, उसके वजह से हमको टैक्स रिफंड नहीं आया, कोई ग्लिच था, कोई एक्सपेंसेस हमने ओवरलुक कर दिया था, बाद में रेक्टिफाई हुआ तो पता चला कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है, जिस पे हमारी टैक्स सेव हो रही है, हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था, तो वो टैक्स हमें रिफंड हो गया। तो हम लोग जनरली इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारे जनरल बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, हर साल ऐसा हमारे साथ होता नहीं है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स है जो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन को लेके आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। अब आप एक ही जगह पे इसको रिवाइज कर लोगे। उसके बाद तीसरा सिचुएशन जो हमने पढ़ा था वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी और फिर लिखवाऊंगा भी। यहाँ पे कितने केसेस होते हैं सर, तो यहाँ पे 6 केसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहला आपने पढ़ा था ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओवर वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए मैंने आपको एक वर्किंग नोट बना के सिखाना है, फिर आप इसका ओरिजिनल ट्रीटमेंट खुद से ही लिख सकते हो। तो पहले आइए इसका वर्किंग नोट सीखते हैं कि किस तरीके से ओवर वैल्यूएशन हमारे प्रॉफिट्स को ओरिजिनली क्या इफेक्ट करेगा। देखिए, तो सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब तो हो गया मॉनेटरी वैल्यू, है ना? मॉनेटरी वैल्यू। और ओवर का मतलब हो गया ज्यादा। आपने जितनी वैल्यू थी उससे आपने ज्यादा वैल्यू लिख दी, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इसके लिए आप एक इमेजिन करो ट्रेडिंग अकाउंट। आपने 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था मेरे से। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे आता है इसका डेबिट, यहाँ पे आता है क्रेडिट। क्रेडिट जो होता है वो इनकम्स के लिए होता है और जो डेबिट होता है वो एक्सपेंसेस के लिए होता है। बेटा ध्यान से बात सुनना। एक नोशनल फिगर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने बिजनेस में सेल किया 100 रुपए का और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था 10 रुपए का। ठीक है, ओरिजिनली, अभी हम लोग ओरिजिनली ले रहे हैं। फिर आपका ओपनिंग स्टॉक था 25 रुपए का, परचेज था 50 रुपए का और कुछ आपने एक्सपेंसेस किए थे 5 रुपए के। अगर आप ओरिजिनली प्रॉफिट्स को देखो तो ये कितने आने वाले हैं? सर ये 110, ये भी हो गया 110। इसमें से आप 25 5 30 50 80 माइनस करोगे तो ओरिजिनल प्रॉफिट आएगा 30 रुपीज का। पर आपसे गलती हुई क्या, अब आप ये समझिए।
आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू दे दिया है ना बेटा, आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया, ज्यादा वैल्यू दे दिया। तो अगर आप इसको हटाते हो और इसकी जगह पे लिख देते हो 15 रुपए, तो आपने इसकी वैल्यू को कितने से ज्यादा कर दिया, तो आपने इसकी वैल्यू को 5 रुपए से ज्यादा कर दिया। तो आपका ये टोटल भी 110 से हट के कितना हो जाएगा, 115। ये सेम, मतलब ये परचेस सेम, ओपनिंग स्टॉक सेम, परचेस सेम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम। तो 115 में से जब आप ये 80 माइनस करोगे तो प्रॉफिट भी तो आपको 30 नहीं दिखेगा ना, 30 कितना दिखेगा, 35 दिखेगा। तो आपका प्रॉफिट भी कितना हुआ, 5 रुपीज से इंक्रीज हो गया, और ये टोटल यहाँ पे कितना दिखेगा, 115 रुपए। तो क्रक्स क्या निकला कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। क्लोजिंग स्टॉक का इनकम के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इनकम इंक्रीज होगा तो बेटा प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने से आप देख रहे हो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनका डायरेक्ट रिलेशन है क्लोजिंग स्टॉक का, किसके साथ, इनकम के साथ। आप इनकम छोड़ो, आप यहां प्रॉफिट लिख दो, चलो बेटर होगा कि आप प्रॉफिट लिख दो। तो अब आप क्या करोगे, आपको याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक विल इंक्रीज, प्रॉफिट विल इंक्रीज, क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज, प्रॉफिट विल डिक्रीज। एकदम सेम रिलेशन है, एकदम सेम रिलेशन। तो यहां पे आपको हमेशा याद रखना है, मैंने आपको समझा दिया कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आइए हम लोग वापस अपने चार्ट पे चलते हैं। यहां पे मैंने आपको क्या लिखाया हुआ था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन हुआ मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा लिखा। आपने अगर ज्यादा लिखा है तो इसका प्रॉफिट पे भी इफेक्ट क्या पड़ा है, ज्यादा पड़ा है। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो अननेसेसरी क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ओरिजिनली इनको डिक्रीज करोगे। ठीक है, अब आप अंडर वैल्यूएशन भी ध्यान से समझ लेना। मैंने आपको सिखाया कि क्लोजिंग स्टॉक का जो होता है वो, इसका भी स्टार वन ही था। मैंने आपको समझाया क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो जब डिक्रीज होगा, जब आप अंडर वैल्यूएशन करोगे मतलब कम लिखोगे, तो ये प्रॉफिट को भी क्या होगा, कम लिखेगा। तो प्रॉफिट अननेसेसरी क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है ना। किस में दिख रहा है, माइनस में। तो आप ओरिजिनली उनको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, प्लस कर दोगे, दैट इज इंक्रीज कर दोगे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। इस पॉइंट में हम लोगों को अब पढ़ना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसके लिए हम लोग स्टार देके और सेकंड वर्किंग नोट समझेंगे, और फिर वहां पे पता चलेगा कि इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो यहां हम लोग सीखने वाले हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इनको किस तरीके से हम लोग का, इनको किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करना है। तो सेम हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं जो अभी अभी हमने देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ये क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को, और ये डेबिट किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंसेस को। यहां पे अपने लिखे सेल्स 100 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपए। या सॉरी, यहाँ टोटल आया 110 का, ओपनिंग स्टॉक 15 कर देते हैं, परचेज 60, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5। तो ओरिजिनली जो प्रॉफिट आया हमारे पास वो कितना आया, 15 प्लस 5 20 60, अच्छा सेम ही आ रहा है 30। ठीक है, कितना भी दिमाग लगा लो, जो आना होता है वही आता है। इस बार क्या हुआ, हमने ओवर वैल्यूएशन कर दिया किसका, ओपनिंग स्टॉक का। मतलब ओपनिंग स्टॉक को गलत वैल्यू पे लिख दिया गया है। तो इस बार अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को गलत वैल्यू पे लिखा है तो आपने इसको लिख दिया होगा 20। तो इस सिनेरियो में अगर आपने यहाँ पे इसको 20 लिख दिया है तो ये इस बार नहीं चेंज हो रहा है, 110 का 110 ही रहेगा।
और यहाँ पे भी 110 का 110 रहने वाला है। अगर आपने यहाँ पे 5 रुपए इंक्रीज कर दिए, यहाँ पे 5 रुपए इंक्रीज कर दिए, तो अब ये हो गया 60 प्लस 20 प्लस 5 तो 85। तो अब आपका प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, वो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, -5 हो गया। ओके सर, इस सिनेरियो में हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, तो मतलब आपका जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, इसका प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। हाँ जी, सही समझे हो सर, इनका प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आपका कभी भी ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया है। तो जल्दी से इसका इफेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए, ओवर वैल्यूएशन आया, क्लोजिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इनका इनडायरेक्ट रिलेशन है। इन ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो क्लोजिंग जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो आपने ओरिजिनली क्या किया है, प्रॉफिट को माइनस करके दिखाया है, दैट इज डिक्रीज करके दिखाया है। तो आपको ओरिजिनली फिर क्या करना होगा, एडजस्टमेंट इसको प्लस करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अगर ये अंडर वैल्यूएशन हुआ तो सर क्या होगा, हाँ जी सर, अंडर वैल्यूएशन के केस में तो उल्टा हो जाएगा, है ना, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे भी आपका सेम स्टार्ट टू का ही एक्सप्लेनेशन है। मतलब आपने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया तो प्रॉफिट के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो प्रॉफिट अननेसेसरी प्लस में दिख रहा होगा। तो आपका प्लस दिख रहा है, आपने इंक्रीज कर दिया है, तो अब आप क्या करोगे, इनको माइनस करोगे, दैट इज आप डिक्रीज करोगे। आज की वीडियो में यही तक। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंदी हो रही है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।